सदिशों का गुणन। आज हमारा विषय है सदिशों का गुणन। तो इस पे चर्चा करने के पहले मैं ये बता दूं, जो भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला अदिश राशि और दूसरा कहलाता है सदिश राशि। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, जैसे चाल हो गया, है ना, ये क्या कहलाती है? अदिश राशि। और वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होगी वो कहलाता है सदिश राशि। तो आज इन्हीं सदिश राशियों के गुणन के बारे में हमको देखना है। ये जो सदिशों का गुणन है, जैसे हम सामान्य संख्याओं का गुणा करते हैं वैसे ही सदिश राशियों का भी गुणा किया जाता है। ये दो प्रकार से होता है। ये सदिश राशियों का गुणन अगर देखोगे तो ये दो प्रकार से होगा। एक कहलाता है अदिश गुणन और दूसरे को कहते हैं सदिश गुणन। ठीक है। आज हमको दो सदिशों के अदिश गुणन के बारे में चर्चा करना है। राशियों का, सदिश राशियों का अदिश गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके लिए सदिशों का अदिश गुणन। यदि मान लें हमारे पास दो सदिश राशियां हैं ए और बी, जो क्रमशः रेखाखंड ओ ए और ओ बी से प्रदर्शित है। रेखाखंड ओ ए ये सदिश ए को प्रदर्शित करता है और रेखाखंड ओ बी जो है ये सदिश बी को प्रदर्शित करता है, जहां सदिश ए और बी के बीच का कोण कितना है? थीटा, है ना। तो हम पहले मान लें कि यदि सदिश ए व सदिश बी के बीच का कोण कितना है? थीटा है, तो जो सदिश राशियों के अदिश गुणन की परिभाषा है वो ये कहता है कि सदिश ए, जिसको हम वेक्टर ए कहेंगे, डॉट वेक्टर बी, ये बराबर होता है ए का मापांक मॉड ऑफ ए। सदिश ए के मापांक को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये किसी सदिश राशि के, ये हम 11वीं में पढ़ चुके हैं, है ना। ए के मापांक को प्रदर्शित करने का तरीका या निरूपण का तरीका ये होगा गुणित वेक्टर बी, सदिश बी का मापांक गुणित कॉस थीटा। ये सदिश गुणन के अदिश गुणन की, सदिशों के अदिश गुणन की परिभाषा होगी। क्लियर? यहां पर ए का मापांक, ये बी का मापांक, इसको निरूपित करने का एक और तरीका होता है जिसमें हम सदिश ए का मापांक सिंपल हम ए से प्रदर्शित करेंगे। अगर ये सिंपल ए लिखा है साधारण तरीके से, तो वो सदिश ए के किसको प्रदर्शित करेगा? मापांक को, गुणित बी का मापांक बी गुणित कॉस थीटा। कुल मिलाकर दो सदिशों का अदिश गुणन सदिश ए डॉट सदिश बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए गुणित मॉड ऑफ बी गुणित कॉस थीटा, या फिर ये कहा जाए ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, है ना। यहां पर देखोगे तो एक नई चीज दिख रही है। ए क्या है? सदिश का मापांक, ए सदिश का मापांक, वेक्टर ए का मापांक। बी क्या है? वेक्टर बी का मापांक, मतलब ये भी नियत राशि है, ए भी नियत राशि है। कॉस थीटा, थीटा क्या है? दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो किसी निश्चित कोण के लिए कॉस थीटा का मान भी कैसा होगा? नियतांक होगा।
तो इन तीनों नियत राशियों का अर्थात अचर राशियों का अगर गुणा करेंगे तो ये कैसी राशि मिलेगी? अदिश राशि मिलेगी। कुल मिलाकर हमको निष्कर्ष मिल रहा है कि यदि दो सदिशों का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या अदिश गुणन लेते हैं तो हमको कैसी राशि मिलती है? अदिश राशि मिलती है ना। और इसी कारण चूंकि दोनों का अदिश गुणन हमको एक अदिश राशि मिलती है, इसलिए इस गुणन को हम सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं, या इसको बिंदु गुणन भी कहा जाता है। बिंदु गुणन क्यों कहते हैं? देखो थोड़ा सा इसमें ये सदिश है, दोनों के बीच में जो डॉट लगा है, इस डॉट का अपने आप में बहुत महत्व है, समझ रहे? अगर दो सदिशों के बीच में डॉट लगा है तो वो उन दोनों सदिशों के अदिश गुणन को प्रदर्शित करता है। उन दोनों सदिशों के अदिश गुणन को प्रदर्शित करता है। ये अदिश गुणन हो गया। चलो अब इसकी विभिन्न स्थितियों पे बात करते हैं। विभिन्न स्थितियां, पहली स्थिति, यदि दो सदिश हमारे पास हैं और दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश हो। यदि थीटा बराबर कितना हो? 0 अंश, तो सदिश ए और सदिश बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये बराबर कितना मिल जाएगा? ए का मापांक गुणित बी का मापांक गुणित कॉस थीटा का मान कितना लेना है, क्योंकि दोनों सदिश के बीच का कोण कितना है? 0 अंश। कॉस 0, थीटा का मान सुन लीजिए। कॉस 0 बराबर होता है 1, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1, तो ये हमको मिल जाएगा ए बी इंटू 1 बराबर ए बी। ए गुणित बी कैसी राशि है? ए धनात्मक है, बी धनात्मक है, निश्चित रूप से दोनों का गुणनफल कैसा होगा? धनात्मक होगा। अर्थात ये कहा जा सकता है कि यदि दोनों के बीच का कोण 0 अंश है, दोनों सदिशों के बीच का कोण, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसा मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। ठीक है। दूसरी स्थिति देखते हैं कि यदि या ए बी मिलेगा, कह ले थीटा बराबर 180 अंश, 90 अंश है। थीटा बराबर कितना है? 90 अंश। तो जब थीटा बराबर 90 अंश लेंगे तो हमको दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट मिलेगा ए डॉट बी बराबर इस परिभाषा से ए का मापांक ए गुणित बी का मापांक बी गुणित कॉस 90 अंश, और ये मिल जाएगा कॉस 90 का मान होता है 0, है ना। तो ये a इंटू बी इंटू 0 ये बराबर कितना मिल जाएगा? 0। कुल मिलाकर अगर देखोगे जब थीटा का मान हम 90 अंश लेते हैं तो दोनों सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कितना मिल रहा है? 0, है ना। तीसरी स्थिति अगर देखें, इस स्थिति को मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि ये दोनों सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है? 0। तो इस स्थिति में थीटा का मान कितना है? 90 अंश। 90 अंश मतलब दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 अंश है। इसका आशय यह है कि दोनों सदिश कैसे हैं? परस्पर लंबवत है। दोनों के बीच का कोण 90 अंश है, मतलब दोनों सदिशों के बीच दोनों सदिश परस्पर कैसे होंगे? लंबवत होंगे। तीसरी स्थिति अगर देखोगे थीटा बराबर अगर हम 180 अंश लेते हैं तो दोनों सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ ए
इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा का मान हम कितना ले रहे हैं 180 अंश, ये बराबर 180 अंश। कॉस 180 अंश का मान होता है -1, तो ए बी इंटू -1 और ये हमको मिलेगा -ab। कुल मिलाकर जब देखोगे तो a डॉट बी का मान जब शून्य अंश होगा, a डॉट बी का मान हम निकाल रहे हैं और थीटा बराबर शून्य अंश होगा तो ये हमको शून्य ए बी मिलेगा। यदि थीटा बराबर 90 अंश ले रहे हैं, 90 अंश है, तो a और डॉट b का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो शून्य होगा। और यदि दोनों के बीच का कोण 180 अंश है, 180 अंश मतलब दोनों सदिश परस्पर विपरीत है। मान लो ये a इस दिशा में है और b यहां से इसके विपरीत दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण 180 अंश होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में हमको a डॉट बी जो मिलेगा -ab के बराबर मिलेगा। यहां पर हम इस जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत है इस पर विशेष ध्यान रखोगे। दो सदिश परस्पर यदि लंबवत हैं अर्थात दोनों के बीच का कोण 90 अंश है तो दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, शून्य होता है, अदिश गुणनफल शून्य मिलेगा। इसके अगर हम एक आध अनुप्रयोग पे अगर बात करूं, जैसे अपन को मालूम है यदि किसी पिंड पर कार्य किया जा रहा है या बल लगाया जा रहा है तो किए गए कार्य का मान होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। ये होता है। यहां अगर देखोगे तो बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। हम मान लेते हैं किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो सदिश राशि के रूप में हम बल F के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है, जो रेखाखंड OA से प्रदर्शित है, और उस वस्तु पर का विस्थापन अर्थात विस्थापन सदिश D ये रेखाखंड OB द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। मतलब किसी पिंड पर लगने वाला बल F है और उस पर विस्थापन कितना है, वेक्टर D है ना। तो कार्य बराबर चूंकि हमको मालूम है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, यहां से अगर देखोगे इस F का ये जो निकालना है, बल तो हमको मालूम है F मतलब वेक्टर F का परिमाण, है ना। बल के दिशा में विस्थापन जब निकालना होगा, ये बल तो F इस दिशा में है, यहां से इस पर लंब डाले। सपोज हम मान लेते हैं कौन सा बिंदु है M, तो बल की दिशा में विस्थापन कितना हो जाएगा OM। ये बल का इस D का बल की दिशा में विस्थापन, एक मिनट थोड़ा सा फिगर इसमें वो हो गया है, इसको F cos थीटा, एक मिनट चेंज करता हूं ना। ये बल F OA, ये विस्थापन हो गया D OB। हमको निकालना है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। ये विस्थापन है तो विस्थापन जो निकालना है बल की दिशा में, इसको छोटा ले लें, इससे इस पर लंब डाले। मान लो ये बिंदु M है, तो ये तो विस्थापन है, बल की दिशा में विस्थापन, ये बल की दिशा में, तो हम इस विस्थापन से इस पर लंब डाले तो बल की दिशा में विस्थापन कितना होगा OM। यदि दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है, F और D के बीच का कोण, तो ऐसी स्थिति में ये हमको कितना मिलेगा, D cos थीटा। D का F पर प्रक्षेप है ये जो मिलेगा हमको कितना मिलेगा, D cos थीटा। किसका मान, OM का मान। अब अगर हम कार्य को निकालें तो कार्य W बराबर मिलेगा बल F
गुणित बल की दिशा में विस्थापन, ये बल की दिशा में विस्थापन OM अगर देखें तो ये मिल रहा है d cos थीटा। कुल मिलाकर F क्या है? बल का परिमाण। D क्या है? विस्थापन का परिमाण, क्योंकि बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। बल का मापांक गुणित विस्थापन का मापांक गुणित cos थीटा, जहां थीटा क्या है? दोनों के बीच का कोण। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर F और वेक्टर D का क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है। ये तो डॉट प्रोडक्ट की परिभाषा है। F और D का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? F गुणित D गुणित cos थीटा। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कार्य बराबर कितना होगा? लगाया गया बल सदिश राशि है और विस्थापन D वो भी एक सदिश राशि है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। तो ये एक इसका भौतिक अर्थ मतलब भौतिक सत्यापन हो, भौतिक रूप में हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। चलो कुछ और अन्य बिंदुओं की बात करें जो हम इसके पहले शर्त की बात कर रहे थे। द्विविमीय निर्देशाक्ष में सदिश इसको मिटा देता हूं। द्विविमीय निर्देशाक्ष में अगर हम सदिशों का निरूपण करें या ये कहें कि सदिशों को अगर हम दो अक्षों में, दो लांबिक अक्षों में वियोजित करें, हम मान लेते हैं ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। एक रेखाखंड OP किसी सदिश वेक्टर R को प्रदर्शित करती है। ये तो हमको मालूम ही है कि सदिशों को किसी रेखाखंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां रेखाखंड की जो दिशा है वो सदिश की दिशा को, और रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो सदिश के मापांक को बताती है। यही है ना। तो OP रेखाखंड वेक्टर R को बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में P से अगर हम इस पर लंब डालें x अक्ष पर, ये PM, और P से ही y अक्ष पर लंब डालें जिसका आधार बिंदु क्या है? N, लंब हो गया PN। तो हम इस वेक्टर R को दो लंब घटकों में जब वियोजित करना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर R को, इसका x घटक होगा वेक्टर OM। x घटक कितना हो जाएगा? वेक्टर OM। और y घटक कितना हो जाएगा? वेक्टर ON। ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं वेक्टर OM। सपोज मान लो किसको प्रदर्शित कर रहा है? वेक्टर A को। रेखाखंड OM किसको प्रदर्शित कर रहा है? वेक्टर A को। रेखाखंड ON जो है ये प्रदर्शित कर रहा है वेक्टर B को। तो ऐसी स्थिति में हम वेक्टर R बराबर लिख सकते हैं, ये इसके दो लंबवत घटक होंगे। किसके? वेक्टर R के। पहला x दिशा में घटक होगा वेक्टर A और y घटक कितना होगा? वेक्टर B। तो वेक्टर R बराबर लिखा जा सकता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B, है ना। एकक सदिश अगर हमको मालूम है कि x अक्ष की दिशा में एकक सदिश होता है i कैप होता है, और y अक्ष की दिशा में एकक सदिश होता है j कैप। तो वेक्टर A को हम लिख सकते हैं AI कैप, किसी भी सदिश को उसके मापांक और उसकी दिशा में एकक सदिश इस रूप में निरूपित किया जा सकता है। जैसे वेक्टर B को निरूपित करना होगा तो वेक्टर B को निरूपित करना होगा तो वेक्टर B का मापांक सिंपल हम B लिखेंगे। अभी मैं कुछ देर पहले बताया था, किसी भी सदिश को अगर हम उसी के लेटर से प्रदर्शित करें, ऊपर अगर एरो नहीं लगा है तो वो क्या कहलाएगा? उसका मापांक। वेक्टर B का मापांक, B की दिशा में एकक सदिश, वेक्टर B किस दिशा में है? y अक्ष की दिशा में। y अक्ष की दिशा में एकक सदिश होता है j कैप। तो इस प्रकार से हम किसी सदिश को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं।
दो लंबवत घटकों में, है ना। इसी प्रकार से अगर इसी वेक्टर r को हमको त्रिविम निर्देशांक में प्रदर्शित करना है तो क्या लिख सकते हैं? इसी सदिश को यदि हमको त्रिविमीय निर्देशांक में प्रदर्शित करना है मान लेते हैं इस प्रकार से ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है, ये मूल बिंदु है। रेखाखंड OP, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ये z अक्ष है। रेखाखंड OP जो है किसी वेक्टर r को प्रदर्शित कर रही है। r से x अक्ष पर लंब डाले PM, y अक्ष पर लंब डाले PN और z अक्ष पर लंब डाले PL, है ना। तो इस वेक्टर r का x घटक हो जाएगा वेक्टर OM, y घटक हो जाएगा वेक्टर ON और z घटक हो जाएगा वेक्टर OL। चित्र से स्पष्ट है। कुल मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर r बराबर इसके तीन घटक, तीन लंबवत घटक कौन कौन से हो जाएंगे? वेक्टर OM x की दिशा में घटक, वेक्टर ON y की दिशा में घटक और OL z की दिशा में घटक। तो ये बराबर लिखा जा सकता है, यदि मान लें वेक्टर OM या रेखाखंड OM किसी वेक्टर a को प्रदर्शित कर रहा है, ON वेक्टर B को प्रदर्शित कर रहा है और OL वेक्टर C को प्रदर्शित कर रहा है, तो वेक्टर R बराबर लिखा जा सकता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। हमको मालूम है x अक्ष की दिशा में एक अक्ष सदिश होता है i के, y की दिशा में होता है j के और z अक्ष की दिशा में एक अक्ष सदिश होता है k के। किसी भी वेक्टर को या किसी भी सदिश को उसका मापांक और उसकी दिशा में एकक सदिश के गुणनफल के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वेक्टर r बराबर क्या लिखा जा सकता है? वेक्टर a को लिखना है तो वेक्टर a को लिख सकते हैं हम a का परिमाण, a का मापांक गुणित a की दिशा में एकक सदिश, a किस दिशा में है? x अक्ष की दिशा, और x अक्ष की दिशा में एकक सदिश होता है i कैप, तो a इंटू आई कैप। वेक्टर b को लिखा जा सकता है bj कैप। वेक्टर c को हम लिख सकते हैं ck कैप। कुल मिलाकर किसी भी सदिश को तीन घटकों में अगर वियोजित करना है तो इस प्रकार से हम उसका वियोजन कर सकते हैं। वेक्टर r इज इक्वल टू हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जहां a, b और c जो होंगे वेक्टर a और वेक्टर b और वेक्टर c उस सदिश के तीन लंबवत घटक होंगे। जब हम तीन घटकों में वियोजित करेंगे तब, है ना। अभी जैसे हम परिभाषा में देखे थे कि दो सदिशों का अदिश गुणन मिलता है वेक्टर a डॉट b बराबर a का मापांक गुणित b का मापांक गुणित cos थीटा, जहां थीटा दोनों के बीच का कोण है। इसमें यदि हम, ये तो वियोजन की बात हो गई, वियोजन के पश्चात दो घटकों में वियोजित करेंगे तो द्विविमीय निर्देशांकों की सहायता से, तीन विमीय में वियोजित करेंगे तो x, y और z तीन घटकों में वियोजित होगा, है ना। आगे अगर हम देखें कि अगर हमको सदिश दिया हुआ है, फिर से वापस उस बात पे आ रहा हूं, तो
अगर दो सदिश हमको दिया है जो वियोजित रूप में दिया है, पहली बात तो ये हमको मालूम है कि यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तो परिभाषा से हमको मालूम है वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये एक चीज थी, ये इसकी परिभाषा से है। अगर ये दोनों सदिश हमको वियोजित रूप में दिए हुए हैं और हमको दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ऐसी स्थिति में पहले हम एक अन्य चीज को देख लें कि लांबिक एकक सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है। तो उसके पहले हम ये देख लेते हैं लांबिक एकक सदिशों का अदिश गुणन। हमको मालूम है एक्स अक्ष की दिशा में एकक सदिश होता है आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में के कैप। इसको मैं इस प्रकार से निरूपित कर देता हूं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ये मूल बिंदु है। इस दिशा में एकक सदिश आई कैप, इस दिशा में एकक सदिश जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में एकक सदिश कितना है के कैप। निश्चित रूप से तीनों के बीच का आपस में कोण कितने अंश का होगा? तीनों परस्पर लंबवत होंगे, क्योंकि एक एक्स अक्ष की दिशा में, दूसरा वाई अक्ष की दिशा में और तीसरा जेड अक्ष की दिशा में, है ना। तीनों परस्पर लंबवत होंगे। तो पहले यदि हम आई कैप डॉट जे कैप अगर निकालें, कितना आएगा? ये दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है ना। तो आई कैप डॉट जे कैप अगर निकालें तो हमको इस परिभाषा से मालूम है ए डॉट बी बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए का मॉड। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ आई कैप, दूसरा सदिश है जे कैप, मॉड ऑफ जे कैप इनटू कॉस थीटा। आई और जे के बीच का कोण, आई और जे के बीच के कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश। मतलब यहां पर थीटा का मान कितना होगा? 90 अंश। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो इसको अगर देखेंगे तो आई कैप का मापांक, आई कैप एकक सदिश है, एकक सदिश का मापांक 1 होता है, तो ये 1। जे कैप का मापांक एकक सदिश है, इसका मापांक भी 1। कॉस 90 का मान 0 होता है। कुल मिलाकर आई डॉट जे कैप बराबर कितना होगा? 0। ठीक इसी प्रकार से अगर हम जे कैप डॉट के कैप निकालें तो ये भी आई जे कैप का मापांक 1, के कैप का मापांक 1 गुणित कॉस थीटा का मान कितना होगा? इन दोनों के बीच का कोण, जे और के बीच का कोण, जे है वाई अक्ष की दिशा में, के है जेड अक्ष की दिशा में। निश्चित रूप से दोनों के बीच का कोण भी कितना अंश होगा? 90 अंश। 1 गुणित 1 गुणित 0, तो ये भी कितना मिल जाएगा? 0। इसी प्रकार आप ये करके निकाल सकते हैं जे कैप डॉट के कैप बराबर भी कितना होता है? 0। निकाला जा सकता है ना। तीसरा जो चीज है, कुल मिलाकर अगर देखोगे कि अगर लांबिक एकक सदिश है, 3 तो लांबिक एकक सदिश है, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो अगर भिन्न भिन्न लांबिक सदिश है, आई कैप का जे कैप से, जे कैप का के कैप से, के कैप का आई कैप से, अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो मान कितना होता है? 0 होता है ना। आगे अगर हम ये देखें, सदिशों का स्वयं से सदिश गुणन, अदिश गुणन।
यदि मान ले वेक्टर ए है, ये ए कोई वेक्टर दिया है, उसका यदि हम उसी से स्वयं से डॉट प्रोडक्ट लें तो किसी भी सदिश का, सपोज मान लो ये एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए का स्वयं से बनने वाला कोण कितने अंश का होगा? ये एक सदिश ए है, ए का अपने से बनने वाला, स्वयं से बनने वाला कोण तो शून्य अंश होगा, है ना। तो अगर हम ए का ए से डॉट प्रोडक्ट ले तो ए डॉट ए ये बराबर कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, ये दूसरा सदिश भी है, गुणित कॉस थीटा, क्योंकि किसी भी सदिश का स्वयं से बनने वाला कोण कितने अंश का होगा? शून्य अंश का। थीटा का मान कितना लेंगे? शून्य अंश। ए इंटू ए ये हो गया ए स्क्वायर, कॉस 0 का मान होता है 1, कुल मिलाकर हमको कितना मिल गया? ए स्क्वायर। तो वेक्टर ए डॉट ए बराबर कितना होता है? ए स्क्वायर। ये तुमको ध्यान रखना है, ये आगे जब हम न्यूमेरिकल यूज बनाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो इस तथ्य का बहुत बार उपयोग होगा, है ना। किसी भी सदिश का स्वयं से जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट ए, इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, वेक्टर ए का स्क्वायर। इस अगर समीकरण को देखोगे तो इसमें एक एक पद को मैं पहले बता दूं। वेक्टर ए का स्क्वायर, किसी भी सदिश का अगर स्क्वायर लिखा है तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि उस सदिश का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट, ठीक। और किसी भी सदिश का जो स्क्वायर होता है उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। तो इससे रिलेटेड, क्योंकि इस बात को मैं आधा छोड़ दिया था, यहां से फिर थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। 3 लांबिक सदिश आई जे के कैप है। अगर हम इसलिए आई कैप डॉट आई कैप निकालते हैं, कितना मिलेगा? इस सदिश का इससे स्वयं से गुणा, ये क्या होता है? उसके मापांक के वर्ग के बराबर। आई कैप कैसा सदिश है? एकक सदिश। एकक सदिश है मतलब उसका मापांक कितना होगा? 1। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1। जे कैप डॉट जे कैप अगर देखें तो वेक्टर जे का स्क्वायर हुआ ना, ये जे का जे से गुणा, अदिश गुणा, तो उसके मापांक के वर्ग, तो जे कैप का मापांक भी कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 1। के कैप डॉट के कैप, ये भी 1 स्क्वायर इसी प्रकार से थी, ये इज इक्वल टू 1। कुल मिलाकर अगर देखोगे तो जो लांबिक सदिश है आई कैप, जे कैप और के कैप, एकक सदिश, इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट आपस में लेते हैं तो आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप होगा 1, के कैप डॉट के कैप होगा 1। इसी की जगह एक लांबिक सदिश का दूसरे एकक सदिश से अगर गुणा करते हैं, आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप और आई कैप डॉट के कैप, ये आई कैप होना चाहिए था, है ना। ये तीनों का अगर अलग अलग है तो इनके मान कितने होते हैं? 0 होते हैं, ठीक है। कुछ अब इसमें इसके कुछ प्रगुणों पे बात कर लेते हैं, फिर उनके गुणा, उन सदिशों का गुणा जब सदिश वियोजित रूप में होंगे, क्योंकि सदिशों का वियोजन हम समझ चुके हैं। अब अगर सदिश हमको वियोजित रूप में दिया है तो उसका गुणा हम किस प्रकार से करेंगे, है ना, जिसमें हमको मुख्य रूप से मालूम हो चुका है कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू होता है 1, ठीक। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये इज इक्वल टू होता है 0, है ना। अगर हम इसके कुछ सदिश राशि के अदिश गुणन का अगर हम कुछ गुणधर्म देखें, मैं केवल गुणधर्म क्या क्या होते हैं उसको बता दे रहा हूं, हाँ, इसको ध्यान रखोगे
पहला जैसे क्रम विनिमय नियम, तो सदिशों का जो अदिश गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या है? जैसा अगर हम ये देख रहे हैं 3 गुणित 5 15 होता है, 5 गुणित 3 भी 15 प्राप्त होता है। अर्थात 3 और 5 के गुणा में यदि हम अंकों के क्रम को बदल दे तो गुणनफल के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यही कहलाता है ना क्रम विनिमय नियम। तो ठीक वैसे ही सदिशों का जो अदिश गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि वेक्टर a डॉट b बराबर होता है वेक्टर b डॉट a। सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा साहचर्य नियम। सदिशों के अदिश गुणन का जो साहचर्य नियम है वो ये कहता है कि जो अदिश गुणन है वो साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। अदिश गुणन साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं वेक्टर a डॉट b डॉट c ये बराबर नहीं होता है वेक्टर a डॉट b सदिश गुणनफल में हमने जो दो सदिशों के अदिश गुणनफल का प्रगुण के बारे में चर्चा किया था, उसमें एक क्रम विनिमय नियम के बारे में देखे थे। 2 गुण और थे, 2-3 गुण वो छूट गए थे। उसके बारे में मैं बता दूं। दूसरा जो गुण है कि अदिश गुणन साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि 3 सदिश a, b और c इस प्रकार से हैं कि वेक्टर a डॉट b डॉट c जो होगा, यहाँ b और c का साहचर्य हुआ है, ये जो है बराबर नहीं होगा या बराबर नहीं होता है वेक्टर a डॉट b डॉट c के, जो ये प्रदर्शित करता है कि सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा इसी प्रकार से, अर्थात तीसरा गुण ये कहता है कि यदि 2 अचर राशियां हैं m और n, यदि 2 अचर m व n है तथा सदिश a व b हैं, 2 सदिश a और b हैं, तो mn a डॉट b बराबर लिखा जा सकता है m a डॉट वेक्टर a डॉट n इंटू वेक्टर b। कुल मिलाकर जो अचर राशि का है, अचर राशियां अगर 2 हैं तो वो दोनों सदिशों में वितरित हो सकती हैं। चौथा जो नियम है और जो अंतिम नियम है वो बंटन नियम कहलाता है। अर्थात सदिशों का जो अदिश गुणन है
वो बंटन नियम का पालन करता है। चौथा, बंटन नियम यदि तीन सदिश ए बी सी इस प्रकार से है, सदिश ए बी व सी है और वो इस प्रकार से है कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी ये बराबर लिखा जा सकता है वेक्टर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, वो योग के सापेक्ष बी और सी का यहाँ पर योग हो रहा है, सदिशों का योग के सापेक्ष वितरित होता है और इस नियम को हम क्या कहेंगे? बंटन नियम। तो कुल मिलाकर ये चार नियम होंगे। पहला क्रम विनिमय नियम, सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा हमने देखा सहचर्य नियम, सदिशों का अदिश गुणनफल सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। तीसरा, अगर दो सदिश ए और बी हैं और दो अचर राशियां m और n हैं, तो उस स्थिति में हमने देखा था m n इंटू ए डॉट बी बराबर m a डॉट m b। और चौथा ये बंटन नियम, यदि सदिश ए बी सी इस प्रकार से हैं कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी ये बराबर लिखा जा सकता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अर्थात जो डॉट प्रोडक्ट है वो योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। धन्यवाद।